हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऋषभ, यू वाचिंग ऋषभ बीपीएससी। आज हम सब करेंगे करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मेनली हम सब डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस यानी रक्षा और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं सितंबर 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक, उसके रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम सब इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 1 है रक्षा और प्रौद्योगिकी का। उसके बाद हम सब अप्रैल के बाद यानी मई से लेकर के सितंबर तक अप्रॉक्स 5 सितंबर तक हम सब जो भी और भी घटनाक्रम होंगे उसको हम सब पार्ट 2 में देख लेंगे। ठीक है, इसके पीडीएफ से संबंधित रिगार्डिंग मैं लास्ट में इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि कैसे आप पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके आगामी आने वाले एग्जाम 71st बीपीएससी एएसओ के लिए, और इवन अगर वैकेंसी आती है एआरओ एओ की और अर्बन वेलफेयर ऑफिसर की तो वहाँ पे भी काम देने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। हाल ही में KM3 NET क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रॉन टेलीस्कोप वेधशाला का उपयोग करके सबसे उच्चतम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की खोज किस सागर में की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला का बी नंबर, भूमध्य सागर। ठीक है, तो ये भूमध्य सागर में खोज की गई है। आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत विश्लेषण याद रखेंगे। पूर्व में देखे गए किसी भी पार्टिकल मतलब कण होता है। ठीक है, तो कण की तुलना में 30 गुना अधिक ऊर्जावान है। या फोटोन, जो प्रकाश का ऊर्जा बनता है उसको फोटोन बोलते हैं। तो लाइट का जो ऊर्जा बना, एनर्जी बना, फोटोन से ये 10 से 15 गुना अधिक ऊर्जावान है। विश्व के सबसे बड़े पार्टिकल एक्सलेटर लार्ज हेड्रॉन क्लोराइड पार्टिकल से 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली है। KM3 NET सिसिली के समुद्री तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर में 3.5 किलोमीटर की गहराई में 21 देश का यूरोपीय रिसर्च फैसिलिटी है जो न्यूट्रॉनों का अध्ययन करती है। तो ये जो आप देख रहे हैं KM3 NET, इससे जो है पता लगाया गया है भूमध्य सागर में सबसे अधिक ऊर्जावान न्यूट्रॉन का। भारत की न्यूट्रॉन वेधशाला परियोजना तमिलनाडु के थेनी जिले के पोट्टीपुरम गांव में स्थित है। न्यूट्रॉन को अक्सर घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। इन्हें इसके लिए 1935 में भौतिक का यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल समझ लीजिए। ठीक है, यानी ये आवेश रहित कण है। इलेक्ट्रॉन में माइनस लगता है, प्रोटॉन में प्लस लगता है, न्यूट्रॉन में कुछ नहीं लगता है। ठीक है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ना तो प्लस और ना ही माइनस, ये आवेश रहित होता है। तो इतना याद रखेंगे। मेनली ये भूमध्य सागर में सबसे उच्चतम कण न्यूट्रॉन का उसकी खोज की गई है, इसको याद रखना है आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एलन मस्क की AI कंपनी, AI मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने किस दिन नया स्मार्ट AI चैटबॉट गोर्क 3 लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 18 फरवरी 2025। आइए बात करते हैं। तो गोर्क 3 XAI के कोलोसस सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित किए जाने की संभावना है। इसे उन्नत संस्करण OpenAI, गूगल और चीनी ऐप कंपनी डीप सीक से प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। कंप्यूटरिंग क्षमता से गोर्क 3 को तेज, सटीक और गहरी तर्क वाला AI बना दिया गया है। अब तक का सबसे उन्नत AI सिस्टम में से एक है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ए। आपसे प्रश्न आ जाए कि गोर्क 3 एक्चुअल में क्या है, या कंपनी पूछ लेगा कि किसका अभिभावक कंपनी कौन है, एलन मस्क की कंपनी है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। फैक्चुअल क्वेश्चन ही बीपीएससी पूछेगी। और ये क्या है, तो याद रखेंगे ये कंप्यूटिंग क्षमता को विकसित करने के लिए गहरी तर्क शक्ति वाला। बस आपको इसमें टर्म याद रखना है क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। तो ये AI जनरेटेड है जो कि कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएगा। ठीक है, कंप्यूटिंग क्षमता को विकसित करेगा और ये एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। किस देश के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक द्वारा पहली बार AVF तकनीक से कंगारू भ्रूण का विकास किया गया है? तो ये जो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का सी नंबर, ऑस्ट्रेलिया। आइए समझते हैं इसको। तो AVF का अगर फुल फॉर्म आ जाए तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इस तकनीक का उपयोग कर कंगारू भ्रूण तैयार किया गया है। उपस्थित संकटग्रस्त मर्सूपियल प्रजाति के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। यह तकनीक, इससे पहले यह तकनीक जो है मनुष्य और पालतू जानवरों में प्रयुक्त होता था, लेकिन अब इसका उपयोग मार्सुपियस में भी किया जाएगा। अब ये IVF क्या है? तो एक प्रजनन तकनीक है जिसे अंडे और शुक्राणु को शरीर के बाहर प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है और फिर भ्रूण को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है।
कहने का मतलब है जिसको बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो महिला का अंडाशय है और शुक्राणु जो है, जो मनुष्य से निकलता है पुरुष से, उन दोनों को बाहर ही, मतलब शरीर के बाहर ही मिक्स कर दिया जाएगा, निषेचित कर दिया जाएगा, और वो निषेचन के बाद जो तैयार होगा वो भ्रूण महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाएगा, जिससे कि आगे चल के बेबी का जन्म हो सके। तो ये वाला फार्मूला जो है अब कंगारू भ्रूण के लिए भी तैयार किया। ये जितने भी आप जानवर देख रहे हैं ये सब मार्सुपियल्स जानवर हैं। तो इन सब के ऊपर पहले से भी रिसर्च होते जा रहा है, और अब जो है IVF तकनीक का इस्तेमाल करके, ठीक है, इनके बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को किया जाएगा। तो ये याद रखना है आप सबको कि ये मेनली पहले मनुष्य और पालतू जानवर में ही किया जाता था, पर अब जो है ये IVF का इस्तेमाल जो है जितने भी मार्सुपियल जानवर हैं, जैसा कि आपने फोटो में देखा, उसमें किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी दिंग तारा ने दुनिया का पहला वाणिज्य अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट को किस स्पेस एजेंसी के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट द्वारा 14 जनवरी 2025 को सफल प्रक्षेपण किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो 14 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट द्वारा बेडनबर्ग कैलिफोर्निया में इसका सफल प्रशिक्षण किया गया। दुनिया का पहला वाणिज्य अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है ये। तो ये याद रखेंगे, वाणिज्य का मतलब होता है कमर्शियल, ठीक है। इसका काम क्या है वो अभी हम जानेंगे। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर 5 सेंटीमीटर तक छोटे वस्तु को ट्रैक करने में सक्षम है। स्कॉट का अगर कभी भी आपको पूर्ण रूप आ जाए लिखने तो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग स्पेस कैनरा होता है। बेंगलुरु स्थित अन्य अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल के 3 फायरफ्लाई उपग्रह स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से प्रक्षेपित किए गए। दुनिया का सर्वाधिक रिजोल्यूशन वाला व्यावसायिक स्तर का हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह समूह है। अभी हम सब आगे समझेंगे कि ये हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह समूह क्या है। फिलहाल इसका तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स द्वारा ये काम किया गया है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं दो टर्म को। देखिए, हाइपर स्पेक्ट्रल क्या होता है? यह एक ऐसी तकनीक है जो प्रत्येक पिक्सल आप जानते हैं कहाँ यूज होता है? कैमरा में यूज होता है, ठीक है। सबसे उन्नत जो कैमरा होगा, जितना अधिक पिक्सल वाला कैमरा होगा, आप जाते होंगे मोबाइल शॉप में तो वहाँ बोलते हैं इतना पिक्सल वाला कैमरा वाला फ़ोन दीजिए हमें। तो जितना उन्नत पिक्सल का होगा उतना अच्छा फोटो आएगा। तो इस वाले पिक्सल को केवल प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला प्रदान करने के बजाय प्रकाश के व्यापक स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करती है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जिससे कि प्रकाश जो है वो गुजरती है और 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जैसा कि आप साइंस में पढ़े होंगे, जिससे चित्रित की गई वस्तु के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। यानी ये जितना अच्छा फोटो खींचेगा उतना ज़्यादा अच्छे ढंग से देखने के बाद जानकारी प्राप्त हो सकेगा। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होते हैं जो कि कई संकीर्ण स्पेक्ट्रल बैंड में विभाजित तरंगदैर्घ्य की एक विस्तृत श्रृंखला को कैप्चर कर सकते हैं। ये उपग्रह बहुत ही उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां प्रदान करता है और विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग में उपयोग किए जाते हैं। तो ये मेनली जो था ये स्पेस एक्सिस का सही आंसर है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, टर्म बस याद रखें कि एक दिंग तारा है जो स्टार्टअप है बेंगलोर स्थित, तो उसके द्वारा जो है पहला जो है वो वाणिज्य सैटेलाइट उपग्रह स्कॉट को प्रक्षेपित किया गया है, ट्रांसपोर्ट रॉकेट जो कि स्पेस एक्स का है। तो ये याद रखना है। और मुख्य रूप से इसमें उन्नत कैमरा लगा हुआ है जो कि 5 सेंटीमीटर से भी वस्तु को जो है कैप्चर कर सकेगा। तो मेनली आपको ये याद रखना है। आइए बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2025 में चंद्रयान 3 के डेटा पर आधारित चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया। यानी जो हम सब चंद्रयान 3 लॉन्च किए थे, याद हो आप सबको, तो अब वो जो है कैप्चर किया, फोटो कैप्चर किया है चांद का। तो भारत का चंद्र 3 मिशन किस दिन सफल हुआ था? तो आपको याद हो ये 23 अगस्त 2023 को सफल हुआ था और इस दिन हम सब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। आइए बात करते हैं। तो नए मानचित्र चंद्र सतह की स्थलाकृति गड्ढे के निर्माण भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस क्षेत्र का अनुमान जो कि वो पिक्चर भेजा है, उस क्षेत्र का अनुमान वर्ष जो है आयु वर्ष वो 3.7 अरब वर्ष है। वैज्ञानिकों ने सोमवर्ग क्रेटर से निकलने वाले मलबे के संरेखण के अध्ययन किया, जिससे यह पुष्टि हुआ कि इस गड्ढे के निकले टुकड़े के चंद्रयान 3 के लैंडिंग क्षेत्र की सतह को आकार दिया है। यानी वो जो चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड किया था वो गड्ढा जो आकार बना है उसको, उस वाले एरिया का फोटो जो है उसको कैप्चर किया गया है। एक बात और याद रखेंगे, चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग 22 जुलाई 2019 में हुई थी और ये जो चंद्रयान 3 का फोटो इसमें शोध जो किया, तो इसमें कौन सहयोग कर रहा है? तो शोध में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़
और इसरो के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम प्रयोगशाला ने इसका सहयोग किया है। तो मेनली जो चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को सफल हुआ था, 14 जुलाई 2023 को हम सब प्रक्षेपित किए थे। तो अब उसका पहला जो है वो फोटो जो है भेजा गया है, और वो फोटो में क्या क्या मुख्य बातें थी मैंने आपको बताया कि जहां पे चंद्रयान 3 लैंड किया था तो वहां पे गड्ढा हो गया, उसका भी फोटो भेजा गया, और इस सब में सहयोग कर रहा है कुछ विश्वविद्यालय। देखिए इसमें दो ऑप्शन आप याद रखें, 12 अप्रैल को बनाते हैं हम सब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, और 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था, जबकि 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 और 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3, ये लॉन्चिंग डेट है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, इसरो ने किस राज्य में स्थित महेंद्रगिरी में इसरो प्रपोल्सन कॉम्प्लेक्स में अपने CE-20, CE का मतलब होता है क्रायोजेनिक इंजन, के समुद्री स्तरीय ग्राम परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, तमिलनाडु। तो ये महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। आइए क्रायोजेनिक इंजन को मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, अगर टर्म आ गया तो आप बना लेंगे वहाँ क्वेश्चन। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन और ऑक्सीडाइजर, यानी इसमें जो ईंधन के रूप में यूज होता है वो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, ठीक है। तो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग होता है, जो कि बहुत कम तापमान पे भी द्रवित करके संग्रहित किया जा सकता है। मतलब बहुत कम तापमान है और तब पर भी इसको लिक्विडेटी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में इसको स्टोर किया जा सकता है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग आमतौर पर किस में किया जाता है? तो विशेष रूप से भारी उपग्रह और अंतरिक्ष यान को कक्षा में स्थापित करने के लिए। जब भी क्रायोजेनिक इंजन का टर्म आपको नजर आएगा तो याद रखेंगे उसमें क्या क्या बात, तरल ऑक्सीजन, तरल हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, यानी उसका जो फ्यूल है उसके रूप में। इसके अलावा भारी उपग्रह को या अंतरिक्ष यान को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसका उपयोग किसमें किया जाएगा? तो GSLV, ठीक है। GSLV का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। C-20 क्रायोजेनिक इंजन एक उन्नत इंजन है जिसका उपयोग इसरो के LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट में किया जाता है। और ये जितने भी आप GSLV देख रहे हैं, LVM-3 देख रहे हैं, इसमें भारी भरकम जो उपग्रह होता है उसको भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये क्रायोजेनिक इंजन द्वारा किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन के टर्म में आपको क्या क्या याद रखना है? तरल ऑक्सीजन, तरल हाइड्रोजन और भारी भरकम उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसरो ने बाहरी अंतरिक्ष स्पारडेक्स मिशन के तहत किन दो उपग्रह को PSLV C-60 के द्वारा 30 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C नंबर, SDX-01 और SDX-02। तो स्पारडेक्स मिशन क्या है इसके बारे में अभी हम सब समझेंगे, और क्या है ये SDX-01 और SDX-02 इसको भी हम सब समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा टर्म याद रखेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो है वो बन पाएगा आप सबका, चाहे वो आप UPSC का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट PCS का। चलिए समझते हैं। तो इसरो ने बाहरी अंतरिक्ष में 2 छोटे उपग्रह को डॉक करना, तो डॉक करने का मतलब होता है कि बाहरी अंतरिक्ष क्षेत्र में, बाहरी ऑर्बिट में 2 जो उपग्रह है उसको जोड़ दिया, ठीक है, अंतरिक्ष में ही जोड़ दिया। इसके अलावा अनडॉक यानी अलग भी कर दिया। तो ये मिशन सफलतापूर्वक किया गया। समझ में आ गया कि बाहरी अंतरिक्ष क्षेत्र में जहाँ पे 2 छोटे उपग्रह को जोड़ना और फिर अलग करना, ये 2 काम यहाँ से बैठे बैठे इसरो द्वारा किया गया। और ऐसा इसरो करने के बाद भारत जो है वो अमेरिका, रूस, चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। तो इसको बोलते हैं स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, जिसको स्पेडेक्स नाम दिया गया है, के तहत पहले चरण में क्या किया गया? 2 चेजर व टारगेट को एक साथ जोड़ा गया, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये जुड़ा हुआ जो मैं पिक्चर लगाया हूँ ये जोड़ा गया। ये 220 किग्रा वाला 2 उपग्रह है जिसका नाम SDX-01 ये चेजर है और SDX-02 टारगेट है, यानी टारगेट एक जगह फिक्स है, चेजर मतलब क्या हुआ? जो चेस करेगा वहां तक पहुंचेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो है SDX-02 है और यहाँ पे SDX-01 है, ये चेस करके वहां तक गया तो जुड़ गया, यानी ये क्या हो गया? डॉक कर गया। और बाद में इसको अलग भी किया गया, तो अलग करना हो गया अनडॉकिंग। तो इसको कहां से किया गया? तो श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया 30 दिसंबर 2024 को, ठीक है। 13 मार्च 2025 को अनडॉकिंग को सफलतापूर्वक कराया गया, यानी पहले दोनों को जोड़ा गया और फिर दोनों को अलग किया गया, यानी जो चेजर है वो पहुंच के जुड़ गया वहां पे और फिर बाद में चेजर को टारगेट से अलग कर दिया गया, यानी SDX-01 को SDX-02 से
अलग कर दिया गया। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो सफलता से भविष्य में चंद्रमा के नमूने लाने, गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को भेजना और स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता को पूरा करेगा। और भारत का जैसा कि लक्ष्य है कि 2035 तक खुद का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हो, और इसका पहला मॉड्यूल जो लॉन्च किया जाएगा ये 2028 में किया जाएगा। तो इतना डीपली आपसे बीपीएससी पूछ सकती है, खास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स हम ऐसा करेंगे कि सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं करेंगे, थोड़ा तो डीप लर्निंग इसमें करना पड़ेगा। वैसे मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत सारा टर्म आपको समझा दूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल अभी करंट अफेयर्स याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी स्पेस डेक्स मिशन का ही हिस्सा है। तो स्पेस डेक्स मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में 4 दिन में किसके बीजों को अंकुरित करने की सफलता प्राप्त की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 का बी नंबर, लोबिया। तो लोबिया ऐसा दिखता है, काफ़ी पौष्टिकता रहता है इसमें। तो इसको हम सब जो है कहाँ पे, तो अंतरिक्ष में उगाने में सफलता प्राप्त किए हैं। इसको सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में उगाया गया। आइए बात करते हैं लोबिया के बारे में और किस मिशन का हिस्सा है। तो स्पेस डेक्स मिशन का ये हिस्सा है। PSLV C60 में भेजे गए POEM, जिसको बोलते हैं क्या, PSLV और बीटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, ठीक है, पर एक क्रॉप्स मतलब आप समझते हैं कोई अनाज बोल सकते हैं। तो क्रॉप्स का वैसे फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, इसरो ने भेजा। क्रॉप्स पेलोड, जिसे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण परिस्थितियों में बीज अंकुरन व पौधे की स्थिरता के अध्ययन करने के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित किया गया है। तो क्रॉप्स पेलोड का संबंध किससे, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें बीज अंकुरन और पौधे की स्थिरता का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है। भारत की पहली स्पेस रोबोटिक आर्म, जिसे RRMDT रिलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटेड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड कहा गया। इसरो के प्रयोग मिशन POEM-4 4 अप्रैल 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी के वायुमंडल में हिंद महासागर में पुनः प्रवेश किया गया। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट था उसको वापस कहाँ पे लाया गया, तो लाया गया हिंद महासागर में। इस प्रकार 8 का आंसर हो जाता है बी नंबर। तो इसको याद रखेंगे, लोबिया के बीज को वहां पे उगाया गया है अंतरिक्ष में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसरो के PSLV C59 द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन प्रोबा 3, एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली यही बन गया क्वेश्चन में ही कि प्रोबा 3 किस स्पेस एजेंसी का मिशन है। तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का परीक्षण 5 दिसंबर 2024 को किया गया। इस मिशन का संबंध है, तो ये एक सोलर मिशन है, ठीक है। तो सोलर मिशन है, इसको याद रखेंगे आप सब। और ये कौन सी स्पेस एजेंसी का मिशन है, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है प्रोबा 3। तो ये टर्म भी याद रखना है। चलिए, इस मिशन के तहत 2 उपग्रह क्रोनोग्राफ व ऑक्टर अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। इस प्रक्षेपण के लिए इसरो ने PSLV XL का प्रयोग किया। यानी ये वैसे तो मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है, लेकिन इसको जो लॉन्च किया वो इसरो द्वारा किया गया और इसरो ने PSLV XL का प्रयोग किया। PSLV XL की ये 26वीं उड़ान थी। इस मिशन के तहत सूर्य के कोरोना का अध्ययन, यानी सूर्य के जो केंद्र का भाग है उसके अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रोबा सीरीज का यह तीसरा मिशन था। प्रोबा 1 का परीक्षण 2001 में किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे, बस इतना टर्म याद रखें। टर्म अगर सिर्फ आपको याद रह जाएगा तो 71वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे आप बना लेंगे, क्योंकि आपको टर्म याद रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा बहुत डिटेल लेकर चलूंगा ताकि इससे रिलेटेड आसपास अगर थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन बनाए तो आप टैकल कर पाएं इस वाले क्वेश्चन को। तो इसको याद रखना है। प्रोबा 3 का संबंध जो है ये सौर्य मिशन से है और ये यूरोपीय एजेंसी का मिशन है। और लेकिन लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो लॉन्च भाई इसरो के द्वारा किया गया है, PSLV XL के द्वारा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा। 10th नंबर, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने 14 दिन के बाद पृथ्वी पर किस दिन सुरक्षित वापस लौटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 मार्च 2025। एग्जैक्ट डेट भी याद रखेंगे क्योंकि बीपीएससी जो है डेट पूछने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है आप सबको, ठीक है। 19 मार्च 2025 को 4 क्रू मेंबर के साथ सुनीता विलियम्स जो है वो धरती पर वापस लौटी। तो आइए समझते हैं। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 डेज के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर 5 जून 2024 को गए थे। तो ये जो मिशन था पहले
अंतरिक्ष में जाने का मिशन था, ये नासा का मिशन था। तो नासा का मिशन था 8 दिन के लिए, और 8 दिन बाद सोचा गया था कि वापस फिर इन चारों क्रू मेंबर को ले जाया जाएगा। लेकिन इसका क्या होता है कि वहाँ पे फिर कुछ खराबी होने की वजह से वापस नहीं लौट पाते हैं। और मेनली इस जो मिशन का उद्देश्य क्या था, तो अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। तब एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल क्रू 9 द्वारा सुनीता विलियम्स सहित 4 अंतरिक्ष यात्री को फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड करवाया गया। 4 यात्री का नाम याद रख लें थोड़ा, सुनीता विलियम्स, बूच विलमोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोरबुनोव। ये रूस के हैं, तो इसको भी याद आपको रखना है। तो मेनली 8 दिन का मिशन था, और ये मिशन हो गया 9 महीने 14 डेज का, क्योंकि वहाँ पे कुछ खराबी की वजह से वहाँ पे अटके रह गई सुनीता विलियम्स और उनकी टीम। बाद में फिर जाकर के इनको वापस 9 महीने 14 दिन के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लाया गया। क्वेश्चन नंबर 11, इसरो ने हाल ही में 2 स्वदेशी 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है, जिसका नाम विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 का सी नंबर, अंतरिक्ष में इसका उपयोग किया जाएगा। तो बस याद रखेंगे इसका नाम विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का प्रयोग अंतरिक्ष अनुप्रयोग में किया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये स्वदेशी निर्मित है, यानी भारत द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, इस अत्याधुनिक प्रोसेसर के रूप में विकसित किया गया है, विशेष रूप से अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए। इसका विकास इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से किया गया है। इसका निर्माण SCL के अत्याधुनिक 180 nm सेमीकंडक्टर फैब में किया गया है। बस इतना याद रखेंगे, इसके लिए सफिशिएंट है कि ये किसमें इसका उपयोग किया जाएगा और नाम क्या है। तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ऐसा आपसे पूछ सकता है कि विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है, तो आप याद रखेंगे यह प्रोसेसर है जिसका उपयोग अंतरिक्ष अनुप्रयोग में किया जाएगा। वहाँ ऑप्शन दे सकता है कि ये चावल की किस्म है, गेहूं की किस्म है, तो ऐसा भी दिया जा सकता है। तो इतना आप बस याद रखें। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा में NGC 6505 के चारों ओर आइंस्टीन ड्रिक की खोज की है? तो इसको आप सबको याद रखना है। ये देख सकते हैं बीच में एक उपग्रह है और इसके चारों ओर रिंग बना हुआ है। ये एक्चुअल में किसके वजह से होता है इसको हम सब समझेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, और सी नंबर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो आइंस्टीन रिंग एक गोलाकार प्रकाश संरचना है जो गुरुत्व लेंसिंग के कारण बनता है। ठीक है, तो इतना टर्म भारी भारी आपको याद नहीं रखना है, बस याद रखना है किस अंतरिक्ष एजेंसी का है, तो बस उतना में काम आपका चल जाएगा। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को 2023 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च कर पृथ्वी से 1.5 मिलियन में 10 लाख होता है तो किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन बिंदु 2 पर स्थापित किया। चलिए ये तो हो गया सी नंबर आंसर इसका। चलिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कुछ अन्य मिशन भी आप याद कर लीजिए, ये आपके 71st बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला है गया मिशन, ये खगोलीय मिशन है जो कि अरबों सितारों की स्थिति और दूरी को मापता है। दूसरा है जूस मिशन, तो बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए एक मिशन है जिसका लक्ष्य यह पता लगाना है कि चंद्रमा पर जीवन के लिए वातावरण उपयुक्त है कि नहीं है। तीसरा जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है ये है बायोमास, यह एक पृथ्वी अवलोकन मिशन है जो वन और कार्बन चक्र का अध्ययन करता है। बस यही सब टर्म आपको याद रखना है, वन, कार्बन चक्र, बायोमास, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है। चौथा है हार्मनी, यह एक भविष्य का मिशन है जो कि जलवायु परिवर्तन के बारे में बेहतर समझ स्थापित करेगा। पांचवा है स्मार्ट वन, यह ईएसए का पहला चंद्र मिशन है, यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का पहला चंद्र मिशन है जिसे सौर विद्युत प्रणोदन और नई तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। और 6 है बेपी कोलंबो, तो यह बुध ग्रह के लिए एक संयुक्त ईएसए और जाक्सा है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, इन दोनों का संयुक्त मिशन है। तो इन सब में कोई भी मिशन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आप इसमें वो नहीं सोच सकते हैं कि 70 के तरह ही प्रश्न आएगा, क्या पता 69 के तरह भी आ जाए, तो थोड़ा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी का चंद्र मिशन लूनर ट्रेल ब्लेजर की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग 6 मार्च 2025 को हो गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 13 का हो जाएगा, बी नंबर, नासा। ठीक है, तो नासा ये अमेरिकी की अंतरिक्ष एजेंसी है और स्पेस एक्स भी अमेरिका का है, बस ये प्राइवेट है, एलन मस्क की कंपनी है। रॉस कॉस्मोस याद रखेंगे, ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसरो तो ऑलरेडी पता है,
ये हमारे प्यारे भारत का स्पेस एजेंसी का नाम है। आइए बात करते हैं इस चंद्र मिशन के बारे में। तो इसकी जो लॉन्चिंग डेट है ये 26 फरवरी 2025 को है। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से लूनर ट्रेल ब्लेजर को अंतरिक्ष में भेजा गया। इसमें जो लैंडर, मून लैंडर लगा हुआ है, लैंडर मतलब जो चांद की सतह पे लैंड करेगा उसको लैंडर बोलते हैं, इसका नाम एथेना है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप सब। तो एक्चुअल में जो ये मिशन था ये चांद के दक्षिणी हिस्से पर था और इसको जो एक्चुअल में जहाँ पे लैंड करवाना था उस जगह का नाम था मॉन्स मूटन पठार। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा कि मॉन्स मूटन पठार कहाँ है, तो ये भाई चांद पे अवस्थित है, ये याद रखना है। ठीक है, लेकिन उससे 20 फीट दूर ये लैंडिंग कर पाया। एथेना लैंडर को इनोवेटिव मशीन्स ने बनाया है, ये कंपनी का नाम है। चांद की सतह पर पानी की खोज करना इसका उद्देश्य है। इस मिशन को नोकिया की 4G की मदद से मोबाइल नेटवर्क और चंद्रमा पर संसाधनों का प्रयोग के लिए परीक्षण किया गया है। इसके साथ ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अन्य यान भी गया है जिसका नाम ओडिन और चिमेरा GEO-1 है। ठीक है, तो ये दोनों भी टर्म याद रखेंगे और ये जो है इनोवेटिव मशीन्स द्वारा एथेना लैंडर को बनाया गया था, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसरो द्वारा 16 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्चिंग पैड की स्थापना का निर्णय लिया गया है। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो लॉन्च पैड उसको बोलते हैं जहां से हम सब मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, आंध्र प्रदेश। देखिए, मैं जो आपको करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत है। मैं चाहूँ तो डेली 20-20 क्वेश्चन आपको करवा दूँ, लेकिन उससे कुछ पल्ले पड़ने वाला है नहीं, उससे प्रश्न आएगा नहीं। ठीक है, तो जो आने वाला प्रश्न है वही मैं आपको करवाते जा रहा हूँ। ठीक है, पूरा महाभारत याद करके आपको बीपीएससी एग्जाम में नहीं पूछेगा फालतू का क्वेश्चन, तो इसलिए अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करते हैं ताकि वहाँ क्वेश्चन कम क्वेश्चन में अच्छा आ जाए, तो ये सही है। चलिए, पहला लॉन्च पैड जो है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने में भूमिका निभाता है। ये पहला लॉन्च पैड था भारत का जो कि इन दोनों में काम करता है। दूसरा लॉन्च पैड जो है ये GSLV, याद करें, जियो सिंक्रोनिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और LBM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के लिए कार्य करता है। आपको याद होगा इसमें भारी भरकम उपग्रह को भेजते हैं हम सब। और अब जो बनेगा ये तीसरा लॉन्च पैड आंध्र प्रदेश में बनेगा और ये किसके लिए काम करेगा? तो NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए कार्य करेगा। 8 वर्ष में 2040 तक ये तैयार हो जाएगा। 8239 करोड़ इसकी लागत है और डॉक्टर वी नारायण अभी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश की निजी कंपनी फायरफ्लाई एयरोस्पेस ने ब्लू घोस्ट मिशन 1 को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कराया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अमेरिका। तो टर्म फिर क्या याद रखेंगे आप सब कि ब्लू घोस्ट मिशन किससे संबंधित है? तो ये एक चंद्र मिशन था जो कि अमेरिका की एक निजी कंपनी फायरफ्लाई एयरोस्पेस द्वारा किया गया। निजी कंपनी, ये सारे निजी कंपनी होते हैं। एलन मस्क का एक प्राइवेट कंपनी हो गया, लेकिन नासा ये सरकारी कंपनी हो गया अमेरिका का। ठीक है, फिलहाल याद करते हैं। तो लॉन्चिंग तिथि 15 जनवरी 2025। इस मिशन का उपनाम घोस्ट राइडर इन द स्काई रखा गया है। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 2 मार्च 2025 को यह चांद पर सीधा उतरने वाला निजी क्षेत्र मिशन का यह पहला कंपनी है, दूसरा निजी क्षेत्र मिशन है। ठीक है, इससे पहले भी 2024 में जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो निजी क्षेत्र की कंपनी इनोवेटिव मिशन का ओडिसियस लैंडर चंद्रमा पर उतरा था। तो ये भी टर्म याद रखें कि ओडिसियस का संबंध किससे है? तो ये भी चंद्र मिशन है। ठीक है, घोस्ट का संबंध किससे है? तो ये भी चंद्र मिशन है, इसको आपको याद रखना है। चंद्रमा उत्तरी पूर्वी भाग पे स्थित ज्वालामुखी संरचना मॉन्स लेटरेल के पास उतरा। ब्लू घोस्ट के लैंडर का नाम गोल्डन है। लैंडर तो आप समझ गए होंगे, लैंडर भाई उसको बोलते हैं जो चांद की सतह पर लैंड करेगा, जैसे हम सबका था विक्रम और प्रज्ञान। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यह नासा द्वारा उद्योग के साथ सहयोग का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य लागत को कम करना और आर्टेमिस कार्यक्रम में सहयोग करना। फिर एक नया मिशन आ गया आर्टेमिस। तो आर्टेमिस मिशन भी नासा का है और यह अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर वापस भेजने का मिशन है। आर्टेमिस मिशन याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री को यानी आदमी जाएगा चंद्रमा पे आर्टेमिस मिशन के तहत। ब्लू घोस्ट के लैंडर का चंद्र सतह का कार्यकाल 14 दिन का था। ब्लू घोस्ट नाम जुगनुओं की दुर्लभ अमेरिकी प्रजाति के नाम पर रखा गया है। तो बस इतना टर्म याद रखें, सफिशिएंट है। इसमें 2-3 जो मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ तो वो भी आप याद रखेंगे, क्योंकि बीपीएससी पिछली बार जो है वो 2019 का भी करंट अफेयर्स पूछ ली थी। तो
कुछ भी कर सकती है, ये बिहार लोक सर्विस आयोग है, कमीशन है। 16 है, इसरो ने दुनिया का सबसे बड़ा प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया, इस मिक्सर का वजन कितना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा 150 टन। ये पूरे का जो वजन है ये 150 टन है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन मिक्सर का अनावरण 13 फरवरी 2025 को किया गया। मिक्सर का वजन 150 टन है, इसकी ऊंचाई 8.7 मीटर है, लंबाई 5.4 मीटर है और चौड़ाई जो है ये 3.3 मीटर है। उन्नत प्रणाली ठोस मोटर उत्पादन में बेहतर उत्पादकता, गुणवत्ता और सुरक्षा का वादा करता है। मेनली आपका इसका वेट याद रखना है 150 टन और इसका जो ऊपरी सिरा है उसका वेट है कितना, 10 टन। इसको कब अनावरण किया गया? 13 फरवरी 2025। बस इतना याद रख लेना है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन मिक्सर है, तो इसलिए याद इसको रखना पड़ेगा और ये इसरो द्वारा बनाया गया तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, स्पेस एक्स फ्रेम 2 मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला यह पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, तो इसका जो राइट आंसर वो है आपका बी नंबर। ठीक है, स्पेस एक्स फिर से याद कीजिए, ये एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की एक और कंपनी है टेस्ला, इसको भी याद रखेंगे आप सब। तो ये अमेरिका का निजी कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब इस मिशन के फ्रेम 2 मिशन के बारे में समझते हैं। तो यह 16वां मानव युक्त मिशन है। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला यानी पोलर वाला कक्षा में जाने वाला यह पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा 31 मार्च 2025 को प्रक्षेपित किया गया। 90 डिग्री पोलर ऑर्बिट में 3 से 5 दिन तक अंतरिक्ष यात्रा करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना, अंतरिक्ष में पहली बार एक्सरे परीक्षण और माइक्रोग्रेविटी में मशरूम उगाने का उद्देश्य है, मतलब अध्ययन शामिल है इसमें। कमान जो है ये चुंग वांग को दिया गया है, साथ ही इनके 3 और भी साथी हैं, जेनिक मिकेल्सन, रविया रोगो और एरिक फिलिप्स। तो ये याद रखेंगे और यह 16वां मानव युक्त मिशन है। इसमें 2-3 टर्म याद रखेंगे कि पौधा कौन से उगाने का अध्ययन किया जाएगा, तो मशरूम, और भारत द्वारा कौन सा किया गया था अभी पोयम मिशन के तहत, ये कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 18 की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 18, VLSRS-AM मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO की और नौसेना ने 26 मार्च 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया। यह पूर्ण रूप से स्वदेशी मिसाइल है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। मिसाइल का नाम है VLSRS-AM। चलिए इस मिसाइल की कुछ टर्म को याद कर लीजिए, विशेषता को। इस मिसाइल की मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है, यानी ये 30 किलोमीटर तक मार सकता है। 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसका वजन 154 किग्रा और लंबाई 12.6 फीट है। इसका निर्माण DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको आपको याद रखना है। बस ये मिसाइल से संबंधित जो भी पूछेगा ऐसा ही पूछेगा। और कौन लॉन्च किया है? तो जितने भी मिसाइल्स बनाया जाता है वो लगभग DRDO द्वारा बनाया जाता है, तो ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 19, नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिन स्वदेशी तकनीक से निर्मित, जब भी मैं स्वदेशी शब्द बोलूंगा तो ये मेनली भारत में बना है, अत्याधुनिक युद्धपोत सूरत और नीलगिरी के साथ पनडुब्बी वाघसीर को नौसेना में शामिल किया गया। तो किस दिन शामिल किया गया? 15 जनवरी 2025 को। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 15 जनवरी 2025। आइए इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप याद रखेंगे कि ये सूरत क्या है, नीलगिरी क्या है, ठीक है, वाघसीर क्या है, तो इसको थोड़ा सा याद रखें। तो मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। INS नीलगिरी जो है ये फ्रिगेट है, ठीक है। INS सूरत ये डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर को विध्वंसक बोलते हैं। और INS वाघसीर जो है ये P-75 स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। यह जहाज अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल व एडवांस हथियार व सिस्टम से लैस है। देखिए अभी ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है, ये मैं अलग से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी बस आप याद कर लीजिए, अगर मैं टर्म बताने लगूंगा तो एक एक करंट अफेयर्स का वीडियो जो है लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे का बनेगा, और वो फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्लास होगा उस क्लास का सारा कुछ इनपुट यहीं पे आ जाएगा, तो इसलिए नहीं बता। क्वेश्चन नंबर 20, भारत ने उड़ीसा के तट से चांदीपुर में पहली स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का ए नंबर।
25 फरवरी 2025। इसे नेवल कर लेंगे आप सब, ये नेवल एंटी शिप मिसाइल है, तो थोड़ा इसको सही कर लेंगे, या नवल लिखा गया है तो नेवल कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत याद रखेंगे, कोई भी मिसाइल आए तो उसके टर्म, थोड़ा मारक क्षमता, ये सब देख लेना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो डिटेलिंग है, यह परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के संयुक्त प्रयास से चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। यह दुश्मन के युद्ध पोतों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। देखिए इसका विशेषता क्या है, तो ये दुश्मन का युद्ध पोत जो होता है उसको निशाना बनाएगा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई है। डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन अगर आ जाए तो समीर वी कामत हैं। वैसे नवीन नियुक्ति के बारे में हम सब एक अलग करंट अफेयर्स का वीडियो में करेंगे, जो कि नया नया अभी सीईओ वगैरह, चेयरमैन वगैरह जितने भी बने हैं वो हम सब देख लेंगे। अब वो सबसे लास्ट में मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि सब अपडेटेड एक बार में आपको एग्जाम से लगभग 15 डेज पहले मैं करवा दूंगा। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, इसको भी आप याद रखेंगे। बचे हुए 6 क्वेश्चन को देखते हैं हम सब। 21 नंबर, निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टूब्रो द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्माणाधीन बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का जलावतरण यानी पानी में जाना 13 जनवरी 2024 को कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। और ये दूसरा जो है, दूसरा पोत है उत्कर्ष। पहला जो पोत था उसका नाम था समर्थक। तो बस इतना याद रखिए, इसका कोई डिटेल नहीं है, तो इसलिए आंसर मैं आपको पहले ही बता दिया। 21 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। 22, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 1135.6 के तलवार श्रेणी के तपस्या को 22 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया। यह क्या है, तो यह एक फ्रिगेट है, ठीक है। तो बस याद रखेंगे तपस्या क्या है, ये एक फ्रिगेट है और ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, ठीक है। इसका कोई डिटेल वर्जन नहीं है, तो जबरदस्ती से डिटेल वर्जन डाल करके इसको एक्सप्लेनेशन में नहीं लाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल जाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय थल सेना पहली बार रोबोटिक कुत्ते की यूनिट शामिल करेगा। यह रोबोडॉग्स, जिन्हें क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम है संजय। तो रोबोटिक कुत्ता मतलब समझ में आ गया, ये बहुत सारे दुर्गम जहाँ पे सेना नहीं पहुँच पाती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसकी क्या खास विशेषता है, इसको भी हम सब समझने का प्रयास करते हैं और नाम जरूर याद रखेंगे। तो इसका नाम संजय रखा गया है, ठीक है। संजय पूछ देगा संजय क्या है, तो रोबोटिक कुत्ते की यूनिट है, डॉग्स यूनिट है। आइए बात करते हैं, तो इसका आंसर बी हो गया। यह म्यूल है, यानी मल्टी यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता। लिग्ड इक्विपमेंट, इसमें ये हथियारों से लैस है, छोटे हथियारों से लैस है। इसकी पेलोड क्षमता 12 kg है, यानी ये 12 kg तक क्षमता वाले हथियार को ले जा सकता है। 360 डिग्री कैमरा व रडार युक्त न्यूल दुश्मन का पता लगाकर नष्ट कर सकता है, यानी ये 360 घूम सकता है और ये नष्ट कर सकता है। और क्षमता कितना है, 12 kg, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डीआरडीओ द्वारा पूर्ण रूप से स्वदेश निर्मित मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण जनवरी 2025 में राजस्थान के पोखरण में किया गया। यह किस प्रकार की मिसाइल है, तो इसका आंसर याद रखेंगे, यह एंटी टैंक मिसाइल है, यानी ये टैंक को उड़ाने के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है नाग MK2। तो नाग MK2 जहां भी लिखा आ जाए वो क्या है, तो वो एंटी टैंक मिसाइल है। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश द्वारा निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तुसील औपचारिक रूप से 9 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में राजनाथ सिंह की उपस्थिति में शामिल किया गया। तो ये जो बनाया गया है INS तुसील को, ये रूस द्वारा बनाया गया है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, रसिया यानी रूस, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को होती है। और चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत याद रख लेते हैं, 1-2 पॉइंट है इसके बारे में, लास्ट तक बने रहेंगे। PDF के बारे में मैं जानकारी दूंगा। रूस के तटीय शहर कालिनग्राद में इसको शामिल किया गया। तुसील का अर्थ होता है अभेद्य ढाल। इस श्रेणी का अगला युद्धपोत का नाम तमाल है, तो ये भी याद रखेंगे। तो तमाल कहाँ बनेगा, रूस में बनेगा, ठीक है। और ये वाला भी तुसील जो है ये भी रूस में बनाया गया है। चलिए रक्षा प्रौद्योगिकी का इस वाले लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन हम सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 26। आइए समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद मैं आपको PDF की जानकारी दे दूंगा, ताकि आप सब PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकें। 26, किस भारतीय सेना द्वारा 14 फरवरी 2025 को 8वीं मिसाइल कम अम्यूनिशन लेसम 11 बार्ज को शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारतीय नौसेना द्वारा। तो इसका मुख्य कार्य गोला बारूद और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति को भारतीय नौसेना के जहाज और बंदरगाह तक पहुंचाना है। MCA बार्ज LSMA
LSAM 11 रक्षा मंत्रालय और सिकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच 19 फरवरी 2021 को एग्रीमेंट हुआ था। यह विशाखापट्टनम स्थित एक MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस शिपयार्ड है। तो यहाँ पे इसका निर्माण किया गया है। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारतीय नौसेना। तो ये था सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 के भी जितने भी रक्षा और प्रौद्योगिकी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछेगी, वो मैं आपको बता दिया। वीडियो अगर पसंद है प्लस जेन्युइन आपको मैं मेहनत करके दे रहा हूं, तो मैं भी अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे साथ दोस्ती करें, और दोस्ती करने का कुछ लगता है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। इसका मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अभी तो हमारे चैनल पे एक लिंक्स जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाया है, तो मैं एक चैनल का नाम दे देता हूं, टेलीग्राम चैनल का, हमारा पुराना टेलीग्राम चैनल है। अगर आप टेलीग्राम पे ऋषभ BPSC सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आ जाएगा, ऋषभ BPSC से सेम लोगो है। नहीं तो आप ये वाला सर्च कर लेंगे, हमारा पुराना चैनल जो यूट्यूब पे अभी भी है, उस पर लगभग 5000 प्लस हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस टेलीग्राम चैनल भी आप सर्च कर लीजिएगा। मैं इसके लिंक को ठीक कर दूंगा, तो उसके बाद आप आराम से डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। पर अभी थोड़े दिन के लिए आप सर्च कर लीजिए, 10 से 15 दिनों के लिए, फिर मैं आपको सही करके वापस से ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो इस चैनल का नाम है ऑनेस्ट RN शिक्षा, मैं लिख दे रहा हूँ, ऑनेस्ट RN शिक्षा। इस नाम से हमारा पुराना यूट्यूब चैनल भी है, प्लस इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। आप सर्च करेंगे, वहाँ पे लगभग 1750-60 आदमी जुड़ चुका है। तो आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट BPSC के बहुत सारे PDF डाउनलोड कर पाएंगे। बस इस ऑनेस्ट RN शिक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब पे भी प्लस टेलीग्राम चैनल पे भी, वहाँ पे भी लाइव क्लास होता है। और यहाँ पे मेनली ये जो चैनल खोला गया है ऋषभ BPSC, यहाँ पे सिर्फ BPSC का आपको पढ़ाया जाएगा, जबकि ऑनेस्ट RN शिक्षा पे सारे एग्जाम की तैयारी करवा दी जाती है, सारे वनडे एग्जाम की, ठीक है। तो ये सिर्फ इस BPSC के लिए हमारा चैनल ओपन हुआ है हाल ही के दिनों में, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास था रक्षा और प्रौद्योगिकी से संबंधित। नेक्स्ट क्लास करंट अफेयर्स का 1 से 2 दिन में आएगा, और उसमें हम सब और भी बहुत सारे जो है वो देखेंगे, चर्चित व्यक्ति देखेंगे शायद, और चर्चित स्थान के बारे में तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।